नमस्कार छात्रों, बीएससी तृतीय वर्ष के प्राणिशास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। पिछली कक्षा में हमने आरएनए वायरस का अध्ययन करा था। आज हम डीएनए वायरसेस को देखेंगे। डीएनए वायरसेस का यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी एट सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद। एलिमेंट्री आइडियाज के रूप में पहले मैं आपको बता दूं कि आरएनए वायरस वे वायरस होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में उपस्थित होता है, जबकि डीएनए वायरस वे वायरस होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए वायरसेस भी सामान्य वायरसों के समान रेप्लिकेशन करते हैं। इनके इन्फेक्शन की प्रक्रिया में पहले सेल के साथ में अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट के पश्चात पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन के पश्चात इनका प्रोलिफरेशन होगा और वो प्रोलिफरेशन या तो लाइसोजेनिक साइकिल के रूप में होगा या फिर लाइटिक साइकिल के रूप में होगा। सामान्य वायरसों में पाई जाने वाले गुणों की बात ही डीएनए में भी सामान्य प्रकार की जो प्रक्रिया है उसी तरह से दोहराई जाती है। डीएनए वायरस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को यदि हम देखें तो डीएनए वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में होता है। दूसरा, डीएनए को निर्माण करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ये या तो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं या फिर मिथाइलेटेड होंगे। इनका जो डीएनए बनेगा वो डीएनए सर्कुलर होगा या फिर लीनियर होगा। इस सर्कुलर और लीनियर डीएनए में यूनिक प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसेस पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के अणुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके कैप्सिड के सामान्य लक्षणों में डीएनए वायरसेस के कैप्सिड इसके आवरण के रूप में पाया जाता है। उसके सामान्य लक्षणों में ये कहता है ये प्रोटोमर्स के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रोटोमर्स का ऑर्गेनाइजेशन मिल करके कैप्सोमियर्स बनाता है और कैप्सोमियर्स जो होता है जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उसके चारों ओर कैप्सिड निर्माण करने का कार्य करता है। कभी कभी इनमें प्रोटीन की कोट भी पाई जाती है। इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको वायरस की आकृति प्रदान करता है। इस वायरसों की आकृति या तो आइकोसाइड्रल होती है, हेलिकल हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। यदि आइकोसाइड्रल प्रकार की इनकी आकृति होती है तो इसका जो ट्रायंगुलर फेस होता है वहाँ पर हेक्सोन लगे हुए होते हैं और जो 12 कॉर्नर्स होते हैं उन 12 कॉर्नर्स में पेंटोन्स लगे होते हैं। आइकोसाइड्रल सिमेट्री होने पर जो हेक्सोन होंगे ट्रायंगुलर फेस पे और जो 12 कॉर्नर होंगे उन पर पेंटोन्स होंगे। यदि हेलिकल शेप में है तो इसके प्रोटोमर्स जो होते हैं किसी ग्रुप में व्यवस्थित नहीं होते हैं या कैप्सोमियर्स के ग्रुप को निर्माण नहीं करते हैं। ये आपस में जुड़ करके एक रिबन नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और जटिल वायरस इसके बाद जो सामान्य प्रॉपर्टीज एनवेलप की होती है, यदि इनके बाहर एनवेलप पाया जाता है तो एनवेलप की सामान्य प्रॉपर्टीज में यह एनवेलप कैप्सिड के बाहर की ओर उपस्थित होता है जो वसा या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है या CH20 उसमें उपस्थित हो सकते हैं। इनमें एंटीजेंस पाए जाते हैं जो ये एंटीजेंस उसको होस्ट या वायरस से मिलते हैं। इस एनवेलप या नॉन एनवेलप्ड दोनों प्रकार के वायरसेस हो सकते हैं। नॉन एनवेलप्ड का मतलब नेक्ड, इसमें प्लस या माइनस स्पाइक्स उपस्थित होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोजेक्शन होते हैं एनवेलप से ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोजेक्शन के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं। इनका जो कार्य है स्पाइक्स का वो एंजाइमेटिक हो सकता है, एडसॉर्प्शन करने के काम आ सकते हैं या हीमोग्लोबुलिन्स के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। इन वायरसों की जो रेप्लिकेशन साइकिल है उसको यदि हम देखें तो सबसे पहले एडसॉर्प्शन यानी अटैचमेंट होएगा,
वायरल की जो प्रोटीन बाहर जाएगी और उसका होस्ट सेल रिसेप्टर्स के साथ में अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट के पश्चात ये अंदर की ओर घुसेगा, जिसे हम पेनिट्रेशन कहेंगे। पेनिट्रेशन की प्रक्रिया में इसकी अनकोटिंग हो जाएगी, इस कोट का कोट जो है बाहर की ओर छूट जाएगा। साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट यूजिंग प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, जो होस्ट का साइटोप्लाज्म है वो इन पर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स का उपयोग करता है। रेप्लिकेशन ऑफ द की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाओं में इसने डिवाइड कर रखा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अर्ली ट्रांसक्रिप्शन एंड अर्ली ट्रांसलेशन एंड लेट ट्रांसक्रिप्शन एंड लेट ट्रांसलेशन। जो अर्ली ट्रांसक्रिप्शन होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ये नीड करता है, इसकी आवश्यकता होती है इनको। और ये डबल स्टैंडर्ड वायरस के जो अर्ली ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें सिंगल स्टैंड डीएनए की होती है, वो पहले डबल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट होती है। जो अर्ली ट्रांसलेशन होएगा उसमें जो मैसेंजर आरएनए बनेगा डीएनए से, उस मैसेंजर आरएनए से वायरल के जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का सिंथेसिस होएगा। लेट ट्रांसक्रिप्शन में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका होता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेट ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है। लेट ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो मैसेंजर आरएनए बनता है उस मैसेंजर आरएनए से में जो संदेश होते हैं वो प्रोटीन्स या कैप्सिड के लिए होते हैं। इसकी असेंबली में न्यूरोमिनिक एसिड प्लस कैप्सिड्स पाए जाते हैं। मैचुरेशन जो होता है एनवेलप का सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के हो सकता है। नॉन एनवेलप्ड नेक्ड या एक्यूमुलेटेड या सेल्स में हो जाएगा इंक्लूशंस के साथ में। ये कहता है यदि एनवेलप्ड वायरस है तो वो सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के एनवेलप का उसके साथ घेर के रखेगा, और नॉन एनवेलप्ड है तो सेल की जो ऑर्गेनलीज है वहीं पर इसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो वायरसेस होंगे जो मल्टीलेयर्ड मेम्ब्रेन पे उसका निर्माण होएगा, ये वायरस जो है सेल को तोड़ करके बाहर निकलते हैं, इसलिए क्या है रिलीज वाया सेल लाइसिस। वायरल पैथोजेनिसिटी के रूप में कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो होते हैं, इन वायरस में सेल के अंदर घुसने की क्षमता पाई जाती है या सेल में प्रवेश करने की क्षमता पाई जाती है। ये सेल के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। होस्ट की डिफेंस मैकेनिज्म से उभर कर आने की योग्यता इनमें पाई जाती है। ये सेल्स को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इन 4 प्रकार की एबिलिटीज इसमें होती है। एबिलिटी टू एंटर द सेल, एबिलिटी टू ग्रो इन सेल, एबिलिटी टू कॉम्बैट होस्ट डिफेंसेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस डैमेजेस। सेल का लाइसिस होगा वाया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेकंड एंड फोर्थ। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं और सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे इसका मेटाबॉलिज्म और सेलुलर प्रोडक्ट्स जो है अल्टर हो जाते हैं। टर्न और जीन्स, स्ट्रक्चरल, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस, ये सारे इसमें कोई ये सेल को परिवर्तित करके सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करा देता है। डबल स्टैंडर्ड वायरस के एग्जाम्पल यहाँ लिखा रखे हैं। ये अल्टकेन्स एसटीवी वायरस है, पॉक्स विरिडी है, कैरिडोपैक्स विरिडी है, इरिडोविरिडी, रेनविरिडी, लिम्फोसिस्ट वायरस, और ये गोल्ड फर्स्ट एसएच, यूट्रस 1, सेकंड एली। इसके बाद में हर्पीस विरिडी, पेपोविरिडी, एडिनोविरिडी, ये सारे के सारे जो वायरस बता रखे हैं ये डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं। वही ये वायरस की वे फैमिली है जो कशेरुकी जंतुओं के अंदर इन्फेक्शन फैलाती है। सबसे पहले हम लेते हैं हर्पीस विरिडी। हर्पीस विरिडी का जो वायरस होता है हर्पीस वायरस, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इनका शेप आइकोसहेड्रल होता है, असममित हो सकता है। इनके ऊपर एक टैगमेंट पाई जाती है और ये टैगमेंट कैप्सिड और एनवेलप के मध्य स्थित होती है। ये इनके ऊपर एनवेलप पाया जाता है, इसलिए ये एनवेलप्ड वायरस है और ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स इसमें से निकले हुए होते हैं। इसके ह्यूमन में 8 सीरोटाइप्स पाए जाते हैं। ये लेटेंट होता है, रिकरिंग इन्फेक्शन फैला सकता है। ह्यूमन हर्पीज वायरस, इसके 2 टाइप फर्स्ट एंड सेकंड है। इन्हें HSV1 एंड HSV2 कहा जाता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हम देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 जो होता है वो ओरोफेशियल लीजन्स के साथ में एसोसिएट होता है। मुख और चेहरे की जो क्षतियाँ होती है उन क्षतियों के साथ संयोजित होता है HSV फर्स्ट, जबकि HSV सेकंड जो होता है वो जेनाइटल लीजन्स जो होती है, जनन अंगों पर पाई जाने वाली क्षति, उनके साथ संयोजित रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सब क्लिनिकल है,
वेसिकल्स का निर्माण करता है और इसमें गुप्तता पाई जाती है। डीएक्स कल्चर और ईएम के माध्यम से, और रीएक्टिवेशन, स्ट्रेस, यूवी, फीवर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। या डीएक्स से अभिप्राय डायग्नोसिस है, कल्चर के द्वारा या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डीएक्स लिख रखा है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV1 एंड HSV2 की कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपैरिजन में लिख रखी है। HSV फर्स्ट को यदि हम देखें तो ये गिंगोस्टोमेटिटिस होता है। ये KCS जिसे हम कहते हैं कीरेटो कंजक्टिविटिस सीका, कीरेटो कंजक्टिविटिस सीका जो होता है ये एक ड्राई आइज इन कैट्स होता है, उस रोग को ये उत्पन्न करता है। ये एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफेलाइटिस होता है, यानी कि लेटेंट इन्फेक्शन इन द ट्राइजेमिनल नर्व्स में हो सकता है एज ए एपिसोमल प्लाज्मिड फॉर्म्स के रूप में ये ट्राइजेमिनल नर्व को इन्फेक्ट करता है। जो HSV2 होता है वो जेनाइटल हर्पीस होता है, इसका लेटेंट इन्फेक्शन जेनाइटेलिया में होता है। सेंसरी नर्व्स को ये और प्राइम नर्व्स को जो है सेंसरी नर्व्स की जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन में क्षति पहुंचाता है। इसको STD के साथ में भी कंसिडर्ड किया जाता है। STD होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके द्वारा भी यह फैलता है। इरप्शन लास्ट 14 डेज में इसका इरप्शन हो जाता है। हर्पीज वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये वेरिसेला वायरस है, चिकन पॉक्स फैलाता है। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में बता रखा है। वेसिकुलर रस होता है, 21 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डायरेक्ट या ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इसका इन्फेक्शन होता है। ये लेटेंट और सेंसरी जो गैंग्लिया होता है उनको क्षति हो जाता है। इसके कारण सीवियर कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं वयस्कों में। और प्रीनेटल या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स के साथ में यह इन्फेक्शन करता है। इसका डीएक्स वही लिख रहा है, डायग्नोसिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, या सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन IgM की उपस्थिति के माध्यम से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। डीएक्स का मतलब यह ट्रीटमेंट्स है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ऑफ द ग्विनोसिन bind to DNA polymerase after it is incorporated into the host DNA। ये दो इसके जो ट्रीटमेंट है। एसाइक्लोविर दें या ग्विनोसिन का जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है उसको DNA पॉलीमरेज की रिएक्शन हो जाने के पश्चात DNA में होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट करा दें, ये इसका ट्रीटमेंट है। हर्पीज वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसका तो जोस्टर नाम से ज़्यादा प्रचलित है। ये सिग्नल्स होता है, इसका रीएक्टिवेशन हो सकता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के रूप में। ये इम्यूनोसप्रेशन से संबंधित होता है, यानी हमारे शरीर की जो संक्रामकता है, इम्यूनिटी है, उसको डिप्रेस कर देता है। ये डर्मेटोम या सेंसरी गैंग्लियन में इन्फेक्शन फैलाता है वेसिकल्स के रूप में। इसका भी डीएक्स और टीएक्स जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उसी के अनुरूप है। हर्पीज वायरस 4 एंड 5 जो एप्स्टीन बार वायरस है, जिसे HV4 कहते हैं, ये वाइड स्प्रेड फैला होता है कम्युनिटी में, लेटेंट इन बी सेल्स में छुपा रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से फैलता है। प्राइमरी इन्फेक्शन इसका होता है इन्फेक्टियस होता है, मोनो और रीएक्टिवेशन बी सेल्स या लिम्फोलोसेल्स में होता है, और लिम्फ सेल्स में जाकर के ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव होता है, लिम्फ सेल्स में जाकर के ये अपनी संख्या बढ़ाता है। पॉल बूलन टेस्ट के द्वारा या एग्लूटिनेशन के द्वारा इसका आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक इसी तरह से जो HV5 है, जिसको साइटोमेगालो वायरस कहते हैं, इसमें अर्ली लाइफ इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से। ये कोजेनिटल होता है, मदर से पेरेंट शिशुओं में आ सकता है। इन्फेंट्स में भी इन्फेक्शन फैलाता है, अर्ली लिम्फेटिकस में, टिश्यूज में और ब्रेन में इन्फेक्शन फैलाता है। ये भी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सप्रेस कर देता है। इसी के कारण रेटिनिटिस हो सकता है या एंटिटिस हो सकता है। हर्पीज वायरस 678 ह्यूमन बी लिम्फोट्रोपिक वायरस HV6 जो कहलाता है, ये 4th डिजीज फैलाता है। इसको रोशियला इन्फेंटम के नाम से जाना जाता है और लिम्फोप्रोलिफरेटिव है और मोनोन्यूक्लियोसिस है। जो HV7 है उसको क्रिप्टी इन्फेक्शन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स में इन्फेक्शन कहलाता है, HV7 कहलाता है। ये फिटल एन्सेफेलाइटिस फैलाता है। कैपोसिस सार्कोमा वायरस को HV8 कहता है। ये बीवी ट्यूमर इन एड्स पेशेंट, बेड सिंड्रोम में बीवी ट्यूमर फैलाने का कार्य करता है।
पॉक्स विरिडी फैमिली के बारे में देखें तो पॉक्स विरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं वो सबसे बड़े आकार के होते हैं। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल लाइन के रूप में या लंबी लाइन के रूप में होता है, रेखीय होता है। इसका खुद का आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसकी शेप को यदि हम यहाँ देखें तो ये बाई कॉनकेव शेप होती है। बाई कॉनकेव कोर पाया जाता है। इसमें 2 लीनियर बॉडीज उपस्थित होती है। इसके ऊपर एनवेलप पाया जाता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोट लिपिड्स का या ट्यूबुलर प्रोटीन्स का जो है एक्सटर्नल कोट लगा हुआ होता है पॉक्स विरिडी में। ह्यूमन पॉक्स डिजीज सिंड्रोम ये फैलाते हैं। इसके कारण फैलने वाले जो पॉक्स हैं वो है स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स कहलाते हैं। स्मॉल पॉक्स में इसका जीनस ऑर्थ्रोपॉक्स होता है। वेरियोला डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इन्फेक्शन। 10 to 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है एपिथेलियम और एंडोथेलियम सेल्स में। ये पोस्टेरियर वेसिकल्स दैट अल्सरेट स्कैर्स जो घाव छोटे छोटे घाव उत्पन्न करती है। यह इरेडिकेट बाय द ग्लोबल वैक्सीनेशन के माध्यम से जो इसका है इरेडिकेशन किया जा सकता है। इसका डीएक्स और ईएम में बताता है कि एम्ब्रियो के कल्चर के माध्यम से इसका डायग्नोसिस किया जाता है यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। जो मंकी पॉक्स है वो वैक्सीनिया वायरस कहलाता है। इसको वैक्सीनेट किया जाता है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। काउपॉक्स, सूडो काउपॉक्स, ओआरएफ सीप गोट, हैंडलर्स, मोलस्कम्स, जाबा मंकीज और टेनापॉक्स में पाया जाता है। एडिनोविरिडी वायरस की फैमिली की बात करें तो ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाली जेनेटिक पदार्थ वाली फैमिली है। इसकी शेप आइकोसहेड्रल होती है। ये नॉन एनवेलप्ड होता है। इसकी सरफेस पर 12 प्रोटीन फाइबर्स उपस्थित होते हैं। ये 12 सरफेस प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं इसके प्रोटीन की जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उससे बाहर की होती है। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो हीमाग्लूटिन्स बनाते हैं। इसका ग्लोब एंड जो है अटैच होता है। ये डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इम्पैक्ट है। एडिनोवायरस सीरोटाइप डिजीज जिसे हम कहते हैं। एडिनोवायरस सीरोटाइप डिजीज में ARD वायरसेस आते हैं। इनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उत्पन्न करने वाले वायरस है जिनके कारण सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, हेमरेजिक सिस्टिस, केसीएस, फिर रिपीट करता हूँ, केसीएस का पूरा नाम किरेटो कंजक्टिविटिस सिका, ड्राई आई इन कैट्स, पिंक आइस, गैस्ट्रोएंटिटिस और हेपेटाइटिस ये उत्पन्न करता है। एडिनोविरिड वायरस सीरोटाइप के द्वारा उत्पन्न करने वाले कुछ डिजीज का नाम यह है। अब आ जाते हैं हम पेपोविरिडी पर। पेपोविरिडी में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है। आइकोसहेड्रॉन शेप है, नॉन एनवेलप्ड होती है। इसके कैप्सोमियर्स जो होते हैं मिक्स प्रकार के होते हैं जिसमें पेंटावेलेंट्स और हेक्सावेलेंट्स पाए जाते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से इनका इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की यदि हम बात करें तो ये जो क्षतिग्रस्त उपकला कोशिकाएं होती है उसके द्वारा यह फैलता है। स्प्रेड थ्रू दी डैमेज्ड एपिथेलियल सेल्स। नैरो होस्ट, इसकी होस्ट की पोषियों की जो रेंज होती है बहुत छोटी होती है ह्यूमंस में। ये नैरो टिश्यू रेंज है, टिश्यू में भी रेंज छोटी होती है इसकी। 3 इसके मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं ह्यूमन पेपिलोमा। एचपीवी में है क्यूटेनस वार्ड्स है, एपिडर्मो डिस्प्लेसिया है और म्यूकोसल एचपीवी है। जो क्यूटेनियस वार्ड्स है वो बैगिन ट्यूमर्स के द्वारा, रिग्रेस के द्वारा स्पॉन्टेनियसली और 4 क्लिनिकल टाइप्स ये उत्पन्न करता है जिसमें वेरुका वल्गेरिस, डीप हाइपर किरेटोटिक, सुपरफेशियल मोज़ेक और वेरुका प्लेना है। जो एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस है उसमें है ऑटोसोमल रिसेसिव, वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट इन वार्ड्स ऑन द बॉडीज एंड पॉसिबल मैलिग्नेंसीज इसमें होते हैं। म्यूकोसल एचपीवी जो होता है एसटीडी से रिलेटेड है, जेनिटल वार्ड्स उत्पन्न करता है। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया और मोस्ट आर दी लेटेंट होते हैं। इसके बाद में हमारे पास आ जाती है हेपाडेनाविरिडी। हेपाडेनाविरिडी जो फैमिली होती है उसमें आंशिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है आरएनए इंटरमीडिएट्स के रूप में पाया जाता है। इनकी कोर आइकोसहेड्रल कोर्स होती है। इनका जो आउटर कोर होता है स्फीयर्स या टेल्स के रूप में फैला हुआ होता है। इन पर सरफेस एंटीजन HBsAg ये क्या है, हेपेटाइटिस बाइंडिंग सरफेस एंटीजन। HBsAg का नाम है हेपेटाइटिस बाइंडिंग सरफेस एंटीजन ऑन द कोट होती है, एनवेलप्ड होती है और
पेरेंटली होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हेपेटाइटिस बी वायरस को डीएनए पार्टिकल्स कहा जाता है। इसका जो डीएस डायग्नोसिस है वो सीरोलॉजी के माध्यम से होता है, या जो हेपेटाइटिस बाइंडिंग एंटीजेंस होते हैं उनके माध्यम से, इसके माध्यम से जो एबी रेस्पॉन्स आती है उससे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डोज के द्वारा किया जाता है। इसका प्रिवेंशन इम्यूनाइजेशन के द्वारा हो सकता है, और इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बाइंडिंग सरफेस एंटीजेंस की 3 डोजेज का उपयोग किया जाता है, जो मंथ फॉर द इन्फेक्ट एट द रिस्क, जो शिशु रिस्क पे होते हैं। हेपेटाइटिस बी, ये एक्यूट हेपेटाइटिस उत्पन्न करता है, मोस्ट इंडिविजुअल एलिमिनेट वायरस। सीरम हेपेटाइटिस लॉन्ग इंक्यूबेशन के कारण उत्पन्न होता है। ये फेलियर टू एलिमिनेट होता है, क्रॉनिक होता है, एक्टिव होता है। और हिपेटोसर्कुलर कार्सिनोमा जो होता है वो क्रॉनिक, स्लो, लेस एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव, cirrhosis, liver failure. Virus replicates in the liver over 2 to 4 months, and surface protein hepatitis binding surface antigen sent into the blood. ये वायरस लिवर में, यकृत में पुनरावृत्ति करते हैं 2 से 4 महीने के कारण, और इसका जो सरफेस का जो प्रोटीन होता है वो सरफेस बाइंडिंग जिस एंटीजन कहते हैं उसको ये ब्लड में छोड़ देते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस की बात करेंगे तो कुछ एक फैमिली ऐसी होती है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में होता है। ऐसी फैमिलीज को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कहा जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस फैमिली में परविरिडी, कैडापरविरिडी और कैडाविरिडी, ये फैमिलीज है जो वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन उत्पन्न करती है। पर्वोविरिडी सबसे पहले, पर्वोविरिडी में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस और माइनस स्ट्रैंड्स के रूप में पाया जाता है। ये आइकोसाइड्रोन होता है, बिना एनवेलप वाला होता है, सबसे छोटा डीएनए वायरस है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। B19 वायरस होता है, इसका टारगेट इरिथ्रोइड सेल्स लाइन होती है और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को में यह कमी कर देता है, जिसके कारण एरिथेमिया, इन्फेक्टियोसम उत्पन्न होता है, रेस होता है, या आर्थराइटिस उत्पन्न करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज होता है। HGB ड्रॉप्स उत्पन्न करता है। मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मादा से शिशु में हो सकता है। फैटल एनीमिया उत्पन्न करता है। इसका DDX जो होता है रूबेला है, और DX सीरम A भी है। एंटीवायरल थेरेपी, अब इन वायरस से बचने के लिए हमको कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, उसके लिए है एंटीवायरल थेरेपी। एंटीवायरल थेरेपी में न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स का प्रयोग किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रयोग किया जाता है, या इंटरफेरॉन्स का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स को यदि हम देखें तो ये सिंथेटिक हो सकते हैं या इनकम्प्लीट ग्रुप्स होते हैं डॉक्सीराइबोस या राइबोस के, competes with the ये normal nucleotides for the incorporation into viral DNA और the RNA। हम कह रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। न्यूक्लियोटाइड एनालॉग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड एनालॉग वो होते संरचनाएं होती है जो डीएनए में पाई जाने वाले न्यूक्लियोटाइड से उनके समान होती है। जब 2 संरचनाएं समान होती है और उनमें से एक को किसी स्थान पर फिक्स होना होता है तो उन दोनों में कंपटीशन होता है उस स्थान पर बाइंड करने के लिए। इसलिए जब एनालॉग न्यूक्लियोटाइड वहाँ बाइंड हो जाता है तो उस वायरस की जो आगे की प्रतिकृति है उसको रोक लेता है। इसलिए लिखा है कम्पीट विद नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन इनटू वायरल डीएनए एंड आरएनए। ये एसोसिएट होते हैं वायरल पॉलीमरेज के लिए और इरिवर्सिबल होते हैं। ये चेन टर्मिनेशन करने का काम करते हैं। एसाइक्लोविर HSV और VZV। HSV का मतलब है हेपेटाइटिस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, और VZ का वोरिसेला जोस्टर वायरस है, और गेंसिक्लोवियर साइटोमेगालो वायरस के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का यदि हम उपयोग करें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होती हैं, इन्हें गामा ग्लोबुलिन्स कहा जाता है। ये बाइंड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर वीरियंस पे और उसके अटैचमेंट को या पेनिट्रेशन को रोक देती है, जिससे इन्फेक्शन रुक जाता है। इसको यूज़ किया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस में,
वेरिसेला जोस्टर वायरस में, न्यूनेटल्स के लिए में और पावर वायरस के लिए। इंटरफेरॉन्स जो होती है ऐसी प्रोटीन्स होती है जिनमें इम्यूनिटी को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये अल्फा इंटरफेरॉन्स या बीटा इंटरफेरॉन्स हो सकती है। इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। ये वायरस के मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देती है और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। ये MSC मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड होता है, उसके प्रोटेक्शन को एनहेंस करती है और उसके एक्सप्रेशन के उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से वायरल के एंटीजेंस को यह तोड़ देती है। इसका उपयोग जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के उपयोग में किया जाता है। Thank you for watching this video. Last but not least, here is assignment for today is write short notes on the DNA viruses. Give the examples of the DNA viruses. Thank you for watching this video. Have a good day. Thank